Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Chemistry grade 9. Today we are going to continue our chapter number 7 from topic 7.3 oxidizing and reducing agents. इससे पहले हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, हमें कैसे पता लगता है कोई कंपाउंड ऑक्सीडेशन कर रहा है या रिड्यूस हो रहा है या ऑक्सीडाइज हो रहा है, और हम फाइंड आउट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं और या ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सब चीजें हमने पढ़ी थी। नाउ वी विल नो अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। इसमें क्या है, इसमें आपको देखना है कि थोड़ा सा ऑपोजिट है। ऑपोजिट कैसे कि जो रिएक्टेंट होएगा या जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज कर रहा होगा उसको हम बोलेंगे ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ऑपोजिट बोलेंगे, जिस चीज में ऑक्सीडेशन हो रही होगी उसको हम बोलेंगे ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और जिस चीज में रिडक्शन हो रही होगी उसको हम बोलेंगे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सही। अब जैसे एग्जांपल आप ये देखें, Na plus क्लोरीन gives us सोडियम क्लोराइड। ठीक। अब हमें पता है कि सोडियम जो है वो मेटल है, और मेटल की प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा क्या इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है। सोडियम वैसे भी ग्रुप 1 में है कि एक इलेक्ट्रॉन अपना रिमूव कर देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इट मीन सोडियम क्या है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, इस वजह से सोडियम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। सही कि मतलब जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही होगी उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, और जो चीज अब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे क्लोरीन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस आपने अपने समझना है कि जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही होगी उसको हम बोलेंगे ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो चीज रिड्यूस हो रही होगी उसको हम बोलेंगे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आइडेंटिफाइंग द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स सेम है, इसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है। वैसे ही आप फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी चीज में ऑक्सीडेशन हो रही है और कौन से कंपाउंड में रिडक्शन हो रही है, और उसके ऑपोजिट हम लिख देते हैं। तरीका सेम वैसा ही है। अब फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है, आप देखेंगे आयरन ऑक्साइड प्लस 3 कार्बन मोनोऑक्साइड गिव्स अस आयरन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सही। अब अगर इसको आप देखें तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके जो सेकंड रिएक्शन है आपने इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिख देने हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड आउट करना हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप, इन्होंने आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा कि +3 होता है, तो यहाँ पर 2 है तो 2 × +3। ऑक्सीजन का -2 होता है, यहाँ पे 3 है तो 3 × -2। नेक्स्ट कार्बन का और ऑक्सीजन का, यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 है तो इसका भी +2 होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि दोनों का जो सम है वो क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। अब ये दोनों देखें कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसी तरह ये +6 है, -6 कट जाएगा 0 हो जाएगा। ये हमने रूल्स में पढ़ा था। सिमिलरली आयरन का यहाँ पर देखें, और जो फ्री एलिमेंट होता है उसका 0 होता है। सेम विद कार्बन, यहाँ पर 4 × -2 × 2। ऑक्सीजन का -2 होता है तो यहाँ से 2 × 2 -4, और ये फिर कार्बन का क्या होगा, +4। अब आप इसको देखें। अब कार्बन को अगर देखते हैं, ये कार्बन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, +2, और यहाँ पर क्या है, +4। इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने को क्या कहते हैं, जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज आता है तो वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है। सो कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसी तरह अगर आप आयरन को देखो तो यहाँ पर इसका 6 था, यहाँ पर ये 0 हो गया, तो ये डिक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन। अब ये जो है, ये पूरा Fe2O3 वाला, ये क्या है, इसमें रिडक्शन हो रही है, तो ये कौन सा एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कार्बन मोनोऑक्साइड में जो कार्बन है हम इसको देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये कौन सा एजेंट होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सही। और अगर आप इस तरह ना भी करें, वैसे भी आप इसको देखें, यहाँ पर आयरन के साथ ऑक्सीजन है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। ठीक, यहाँ पर सिर्फ आयरन रह गया, ये O3 रिमूव हो गया है। सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होता है, रिडक्शन होता है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड को देखते हो तो यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक, अगर आप उस तरीके से भी देखोगे तब भी वही चीज है, और अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखकर सॉल्व करेंगे तब भी वही चीज है। सेम इन्होंने यहाँ पर ये दिया हुआ है एक और रिएक्शन टंगस्टन का और हाइड्रोजन गैस का। इसको देखेंगे, यहाँ पर इन्होंने टंगस्टन और हाइड्रोजन गैस दिया। अब हमने दोबारा से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करते हैं। आप हमें अब W का नहीं पता हमें, लेकिन ऑक्सीजन का पता है, तो हम ऑक्सीजन का लिखेंगे पहले।
-2 इंटू 3, यहाँ पर 3 है तो ये 6 हो गया, तो -6 है तो दूसरा +6 ही होना चाहिए, ये रूल में हमने पढ़ा। हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, O का 0 लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पर जाकर जब ये अकेला आ गया तो ये 0 हो गया। और वाटर का हमें पता है, फिर वही बात कि ऑक्सीजन का हमें पता है -2, अगर ऑक्सीजन का -2 है तो हाइड्रोजन का +2 होना चाहिए, ठीक, क्योंकि दोनों का सम 0 होना चाहिए, हमने रूल में पढ़ा था। अब यहाँ पर देखें, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है, 6 से 0 हो रहा है, सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस WO3 में क्या हो रही है, रिडक्शन। जिसमें रिडक्शन होती है वो कौन सा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली ये यहाँ पर 0 से क्या होता जा रहा है, +2 हो गया है, ज्यादा हो रहा है, तो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। H2 में क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और जिसमें ऑक्सीडेशन होती है वो कौन सा एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। सेम इसी तरीके से आप सेल्फ असेसमेंट 7.4 को सॉल्व करेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें एट अ टाइम दोनों चीजें हो रही हो, ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो। जिस रिएक्शन में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा हो, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और इसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। दे आर आल्सो नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। These reactions are very much important commercially because जो metals हैं, हम बहुत सारे metals को ore से रिकवर करते हैं, वो redox reaction से ही कवर करते हैं। Methods of recovering metals from their ores। अभी हमने पीछे यही बात पढ़ी कि metals को अपने ore से रिकवर करने के लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं, जो रिएक्शंस यूज करते हैं, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। क्योंकि जो बहुत सारे metals हैं वो हमें in the form of oxides मिलते हैं, जो भी उनके जो ओर्स होते हैं ना, वो ऑक्साइड्स के फॉर्म में होती है, तो इसीलिए हम उसमें रिडक्शन या ऑक्सीडेशन करके उनको फाइंड आउट कर देते हैं माइनिंग के बाद। माइनिंग मतलब ये कि खुदाई वगैरह करने के बाद अगर हमारे पास कोई भी मेटल आ जाता है, उसको प्योरीफाई करने के लिए, क्योंकि वो ऑक्साइड्स होते हैं, वो इम्प्योर होता है, प्योरीफाई करने के लिए हम रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं, जिससे हमारे पास प्योर मेटल आता है। और अभी मैंने आपको बताया कि वो ज्यादातर ऑक्साइड्स होते हैं, तो ऑक्साइड्स को हमने रिड्यूस करना है, ठीक है, हमने उसमें रिडक्शन करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स को यूज करते हैं। तो मोस्टली कॉमन जो रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज होते हैं वो कह रहे हैं एल्यूमिनियम है, कोक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन गैस है, दे आर जनरली यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये यूज होते हैं ऑक्साइड्स के साथ, उनको रिड्यूस करके प्योर हमारे पास मेटल निकाल देते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इन्होंने दी हुई है आयरन की। जो आयरन होता है वो हमें जिस फॉर्म में मिलता है उसे हम हेमाटाइट बोलते हैं, मतलब आयरन के ओर को हेमाटाइट बोलते हैं। ये आयरन ऑक्साइड है Fe2O3, इसको हम ब्लास्ट फर्नेस, ये जो डायग्राम में इन्होंने दिखाई हुई है, इस ब्लास्ट फर्नेस में ऐड करते हैं, और इसके साथ हम क्या करते हैं, लाइमस्टोन डालते हैं और या कोक डालते हैं। कोक हमने अभी पढ़ा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्नेस इसके अंदर पुट किया जाता है, यहाँ से हम डालते हैं और लाइमस्टोन कोक वगैरह डालते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमने कोक डाला, जो वो हमारा जो ऑक्साइड्स है, आयरन ऑक्साइड्स है, उसके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह बना देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने से क्या होता है कि ऑक्सीजन उसके साथ चला जाता है और जो आयरन ऑक्साइड होता है वो हमें फ्रीली फॉर्म में मिल जाता है। और ये वाले जो रिएक्शन होते हैं, दे आर हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है, ऐसे रिएक्शंस जो हीट को प्रोड्यूस करते हैं, जिनसे हीट बाहर निकलती है, एग्जिट होती है, ऐसे रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। और एंडोथर्मिक का मतलब होता है ऐसे रिएक्शन जिसको करवाने के लिए हमें हीट की जरूरत पड़ती है, ठीक। अब वो कह रहे हैं कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इस वजह से जो हॉट कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो अबव राइज करती है और जाकर आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके उसके ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है और आयरन को रिड्यूस कर देती है। मोटन ओर जो होता है, मतलब पिघल के आयरन नीचे ब्लास्ट फर्नेस के बॉटम पे कलेक्ट हो जाता है। जैसे आप इसको देखेंगे, Fe2O3 था, कोक डाला, कोक ने क्या किया, इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया और इस आयरन को रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस कर दिया मतलब हमने ये क्या है फिर एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बाकी ये कह रहे हैं हम कभी लेड यूज करते हैं, जिंक मेटल यूज करते हैं, इन सब को भी जब हमने प्योर करना होता है, इनके ओर से अलग करना होता है, तो हमें इसी प्रोसेस के जरिए करते हैं। यहाँ पर इन्होंने उसके आपको रिएक्शंस बताए हैं कि अगर हम जिंक के ऑक्साइड्स या लेड के ऑक्साइड्स या कॉपर के ऑक्साइड्स को हमने प्योरीफाई करना होता है, तो हम डिफरेंट किस्म के रिड्यूसिंग एजेंट्स को यूज करके इसको प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं? ऐसे सेल्स जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं बाय द यूज ऑफ केमिकल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ऐसे सेल्स को कहते हैं जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और सिमिलरली वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल एनर्जी। वाइस वर्सा का मतलब ये होता है कि ऑपोजिट और सीधा भी और ऑपोजिट भी। सही। दो किस्म के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिकल सेल होता है और एक गैल्वेनिक सेल होता है। जो सेल इलेक्ट्रिसिटी को यूज करता है केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करने के लिए, केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए, उसको हम इलेक्ट्रोलिटिकल सेल कहते हैं। और जो सेल केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में, उसको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। मतलब जो सेल इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है उसको हम इलेक्ट्रोलिटिकल सेल कहते हैं, और जो सेल केमिकल यूज करके उसको कन्वर्ट करता है तो उसको हम गैल्वेनिक सेल। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, अब ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस मतलब जो सेल्स वगैरह होते हैं उसमें जो रिएक्शंस हो रहे हैं तो उनकी नेचर क्या होती है? तो उनकी नेचर है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। और इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं स्पॉन्टेनियस होते हैं, मतलब ये एकदम से कन्वर्ट हो जाते हैं, एकदम से हो जाते हैं ये रिएक्शंस। इट डजंट नीड मच टाइम, और फिर ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर लेते हैं और वो कोई भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ठीक। सिमिलरली वो कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं या जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होते हैं उनसे हमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को हम यूज करते हैं अपने जो भी हमारा पर्पस होता है उसके लिए। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं कि जिसको हम वाटर में डिसॉल्व अगर कर दें तो वो स्प्लिट कर जाते हैं, वो टूट जाते हैं इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो जब वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूट जाएंगे तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। मींस ऐसे कंपाउंड जो वाटर में डिसॉल्व होते ही स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, और जब वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूट जाते हैं देन दे बिकम कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग या कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। और वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, मतलब हमने उसको वाटर में भी डाला, उसका सोल्यूशन भी बना दिया और वो स्प्लिट भी हो गए, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर अभी इन्होंने एग्जांपल दिया इलेक्ट्रोलाइट्स की, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। ठीक। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? यूरिया है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, बेंजीन है, एक्सेट्रा। ज्यादातर देखें तो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो स्प्लिट हो जाते हैं आयंस में। यहाँ पर इन्होंने ये वो दिया हुआ है, आपको एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है एक्टिविटी। इंशाल्लाह जब आप अपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो उसमें ये एक्सपेरिमेंट होगा। इलेक्ट्रोलिटिकल सेल ऐसे सेल को कहते हैं इन विच वी यूज इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ड्राइव अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन करने के लिए जब हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इस्तेमाल होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिकल सेल। नीचे इन्होंने यहाँ पर आपको डायग्राम दी हुई है इलेक्ट्रोलिटिकल सेल की। यहाँ पर क्या होता है कि एक एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज, एक कैथोड होता है जिसका नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमें पता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आराम से जो है इलेक्ट्रॉन्स या आयंस होते हैं वो मूव करते हैं, क्योंकि ऑपोजिट आयंस की तरफ मूव करते हैं। और इसी तरह पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं और नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिकल सेल के 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज वेसल कंटेनिंग एन इलेक्ट्रोलाइट। एक वेसल होगी जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है। 2 इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं और एक बैटरी लगाई जाती है, जैसे कि इन्होंने इस फिगर में आपको दिखाया हुआ है। ये बैटरी है, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं और ये इलेक्ट्रोलाइट। स्केच एन इलेक्ट्रोलिटिकल सेल फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड पोटेशियम क्लोराइड। सेम वैसा ही डायग्राम जो इन्होंने ऊपर बताया है वैसा डायग्राम आपने इसके लिए ड्रॉ करना है। Electrolytical cell that is shown in 7.6 is used for the electrolysis of fused sodium chloride. Indicate the direction of flow of electrons. Identify node and cathode. अब ये दो इन्होंने आपको पूरा एक मतलब डायग्राम दे दी है वैसी ही सेम जैसे उन्होंने ऊपर दी थी, बस इधर आपने इसको लेबल करना है कि ये कैथोड है, जो कैथोड होता है उस पर क्या चार्ज होता है, जो एनोड होता है उस पर क्या चार्ज होता है वो लिखेंगे, और आपने अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के पॉजिटिव वाले जो है वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, नेगेटिव वाले पॉजिटिव जाएंगे। वो एरो ड्रॉ करने हैं सिर्फ इस डायग्राम के जैसे कि आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, यहाँ पर जो लगे हुए एरो, लुक हियर, ये वाला। और ऐसे ये नोड पे साइन किया है, सॉरी कैथोड पे साइन किया है, नोड पे साइन किया, ये सब चीजें आपने उधर उसमें डायग्राम पे लेबल करना है जस्ट। यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट यूजेस दी है इलेक्ट्रोलिटिकल सेल्स के। डिफरेंट यूजेस में क्या आता है, इट इज यूज्ड फॉर डिफरेंट commercial purpose,
It is used for the production of chlorine gas. It is used in a nascent cell. It is used as a byproduct of, जिसमें hydrogen gas as a byproduct produce होता है. It is used in the preparation of calcium and magnesium. It is used to produce aluminium metal. It is used to purify the copper. It is also used for the electroplating of metals. It is also used for anodized aluminium. मतलब ये सारे different इसके uses दिए हुए हैं जो कि बहुत important है. Next है galvanic cell. Galvanic cell में हमने पढ़ा है कि chemical energy is converted into electrical energy. Galvanic cell की अब ये डायग्राम है, इसमें भी बैटरी लगाई होती है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, लेकिन एक सॉल्ट ब्रिज भी होती है, इसका ये फर्क होता है. ठीक. सो इधर इन्होंने इसके पार्ट्स लिखे हुए हैं. जिंक बार डिप्ड इन 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट. कॉपर बार डिप्ड इनटू 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. सॉल्ट ब्रिज है जो कि यू शेप में है, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया. दिस इज अ सॉल्ट ब्रिज. एनोड जो है जिंक यूज हो रहा है, कैथोड है यहाँ पर कॉपर यूज हो रहा है. और डिफरेंट ये जो इलेक्ट्रोलाइट हमने कॉपर सल्फेट इधर यूज किया था, यहाँ पर जिंक सल्फेट हमने यूज किया था इलेक्ट्रोलाइट, तो वो स्प्लिट हो गए अपने अपने आयंस में और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ वो मूव कर रहे हैं. सेल्फ असेसमेंट में आपने दोबारा से जस्ट डायग्राम बनानी है. इसी डायग्राम को जो इन्होंने यहाँ पर आपको गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल की ये जो डायग्राम दी है, इसी से रिलेटेड आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है, लेकिन उसकी जो लेबलिंग वगैरह होगी वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन होगी. इन्होंने यहाँ पर आपको सिल्वर जिंक, सिल्वर नाइट्रेट एंड जिंक सल्फेट दिया है, तो आपने ये वाले एलिमेंट्स लिखकर उस डायग्राम को लेबल करना है. रिएक्शन इन अ डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल में जो रिएक्शंस होते हैं अब हम वो पढ़ेंगे. अभी जो पीछे डायग्राम थी उसी से रिलेटेड है. एनोड पे जिंक जो है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देगा और कॉपर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेगा. अब यहाँ पर इन्होंने आपको डायग्राम दी हुई है, ठीक है, वोल्टिक सेल की, और साथ ही नीचे उन्होंने उसके आपको रिएक्शंस भी दिए हुए हैं. सही. तो आपने इस डायग्राम को अकॉर्डिंग टू देखना है कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, किस साइड पे रिडक्शन हो रही है, वो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आप डिसाइड करेंगे. बैटरी एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बैटरी कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जब भी बैटरी को हम किसी भी सर्किट के साथ ज्वाइन करते हैं तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है. तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, क्योंकि वो स्प्लिट हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सर्किट में मूव करने शुरू हो जाते हैं. सो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इज करंट, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी या करंट प्रोड्यूस होता है. ड्राई सेल बैटरीज में क्या होता है कि ड्राई सेल जो हम ये सेल नहीं यूज करते अपनी वॉच घड़ियों में और अपनी फ्लैश लाइट्स वगैरह में, स्मॉल अप्लायंसेस में यूज करते हैं, उसको हम ड्राई सेल कहते हैं. उसमें भी उन्होंने बताया है कि एनोड जिंक होता है और कैथोड इसमें क्या होता है, ग्रेफाइट कैथोड होता है, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट हम NH4Cl यूज करते हैं या जिंक क्लोराइड यूज करते हैं, और इससे फॉलोइंग रिएक्शन आपका प्रोड्यूस होता है जो कि यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है. ये इन्होंने ड्राई सेल की आपको डायग्राम भी दी हुई है, 2 पोल्स इसके भी होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज. अब इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में क्या है कि हमारी जो ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है, वो ज्यादातर कंज्यूम की जाती है इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में, जहाँ पर केमिकल प्रोसेसेस ज्यादा हो रहे होते हैं. ठीक. इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रिसिटी इसीलिए यूज करते हैं ताकि उसको केमिकल में चेंज कर सके. ऐसे इंडस्ट्रीज को हम इलेक्ट्रोलिटिकल इंडस्ट्रीज कहते हैं. These industries produce substances that cannot be economically in another way. मतलब ये ऐसे सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जो मतलब इसी इंडस्ट्री में ही प्रोड्यूस करो तो वो इकोनॉमिकली होते हैं, वरना वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं. जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिए यहाँ पर एल्यूमिनियम की, कैल्शियम कार्बाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोजन वगैरह. These industries also include electrolytical refining and electroplating industries. इसी इंडस्ट्री के अंदर रिफाइनिंग भी होती है इन मेटल्स की और इनकी प्लेटिंग भी होती है. Electricity is also used to produce heat and produce high temperature required in the electrothermal chemical industries. Ferroelectricity ना सिर्फ प्रोडक्शन के लिए यूज होती है बल्कि also to increase the temperature, to increase the change the environment भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हैं. यहाँ पर इन्होंने चार आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं जो कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस इसमें डिस्कस करेंगे. इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो है उससे. नंबर 1 इज मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड. So on large
So on large scale, sodium metal is produced by the electrolysis of sodium chloride. इस पर्पस के लिए हम इलेक्ट्रोलिटिकल सेल यूज करते हैं. उस सेल का नाम होता है डॉन सेल्स. और इसमें कुछ इस तरह का होता है जैसे कि डायग्राम में बताया हुआ है. इसमें जो ये है एनोड, ग्रेफाइट एनोड यूज होता है और स्टील एज अ कैथोड यूज होता है. अब ये वाले जो आपके टॉपिक्स हैं जिसमें आप इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे डिफरेंट सॉल्ट्स की और टू ऑब्टेन मेटल्स, इन इलेक्ट्रोलाइसिस में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको पता होना चाहिए कि अभी अगर हम मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल पढ़ रहे हैं तो इसमें कौन सा एनोड यूज होता है, कौन सा कैथोड यूज होता है और कौन सा सेल यूज होता है. ठीक, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज होता है और रिएक्शंस इसके. अब वो ये कह रहे हैं कि आपका जो एनोड है वो ग्रेफाइट होता है और जो कैथोड है आपका वो स्टील यूज होता है. सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, वही बात कि सोडियम क्लोराइड को जब एक्व सॉल्यूशन उसको स्प्लिट आउट कर देंगे इन आयंस, सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोराइड नेगेटिव. अब सोडियम पॉजिटिव होता है, इस वजह से वो मूव कर जाएगा कैथोड की तरफ. कैथोड क्या होता है, नेगेटिव होता है, और क्लोरीन नेगेटिव होता है इसलिए मूव कर देगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड दैट इज एनोड. इसके लिए इन्होंने यहाँ पर रिएक्शंस लिखे हुए हैं. ये वाले रिएक्शन के एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है बिकॉज हियर दिस इज द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और इसी तरह कैथोड पे जो सोडियम है वो क्या कर रहा है, रिडक्शन, रिड्यूस हो रहा है. नेक्स्ट यहाँ पर क्या है कि मोल्टन सोडियम जो होगा, अब इस डायग्राम में आप देखेंगे जो उस ओर से मोल्टन सोडियम जो सोडियम होगा वो मेल्ट होकर हमें इधर साइड पर कलेक्ट हो जाएगा और जो क्लोरीन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी वो ऊपर की तरफ मूव करने लग जाती है. और इसी तरीके से हम डिफरेंट अल्कली मेटल्स को भी ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूचर. मतलब अगर आप यहाँ पर हम सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं इसलिए हमें सोडियम मिल रहा है, अगर आप पोटेशियम क्लोराइड लेंगे तो आपको पोटेशियम एंड सो ऑन. इसी तरीके से आप प्योरीफाइड कर सकते हैं मेटल्स. नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ब्राइन. अब मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ब्राइन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज ब्राइन. अब ब्राइन किसे कहते हैं, ब्राइन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को कहते हैं. सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन, मतलब एक्वस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ब्राइन. सेम होता है, जस्ट उसकी स्टेट क्या होती है, वो एक्वस होता है, वाटरी फॉर्म में होता है या लिक्विड फॉर्म में होता है. ठीक, अब वो कह रहे हैं कि जब हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं सोडियम क्लोराइड की, ब्राइन की, तो क्या होता है कि हमें 3 किस्म के केमिकल्स मिलते हैं. दैट इज क्लोरीन गैस भी मिलता है, हमें हाइड्रोजन गैस भी मिलता है और हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिलता है. ये 3 किस्म के इंपॉर्टेंट केमिकल्स हमें जस्ट एक इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड दैट इज इन एक्वस फॉर्म, दैट इज ब्राइन के, उसमें इलेक्ट्रोलाइसिस में मिलता है. अब इस पर्पस के लिए हम कौन सा सेल यूज करते हैं, इसके लिए हम नेल्सन सेल यूज करते हैं जो कि यहाँ पे इन्होंने ड्रॉ करके आपको दिखाया हुआ है. अब क्या है कि यू कैन सी हियर कि यहाँ पर जो एनोड यूज हो रहा है वो ग्रेफाइट है और कैथोड यूज हो रहा है वो भी परफोरेटेड स्टील यूज हो रहा है. अब परफोरेटेड स्टील का क्या मतलब होता है, ऐसा स्टील जिसके अंदर पोर्स हो, जिसके अंदर सुराख हो, परफोरेटेड स्टील उसको बोलेंगे. वही बात की क्लोराइड आयन बन जाएंगे, सोडियम आयन बन जाएंगे. क्लोराइड आयन एनोड की तरफ मूव करेगा, मतलब पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करेगा. क्लोराइड आयन जब एनोड की तरफ मूव करेगा तो वहां पर क्या प्रोड्यूस होगी, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी. इसके अलावा सोडियम आयन जो है वो मूव कर जाएंगे कैथोड की तरफ टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड, और सोडियम आयन जो होते हैं, अब यहाँ पर पहले वाले प्रोसेस में आपने देखा कि सोडियम आयन क्या है, रिड्यूस हो जाते हैं सोडियम मेटल में. लेकिन कह रहे हैं यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया, मतलब पानी में सॉल्यूशन बनाकर सोडियम क्लोराइड को लिया था, इसलिए सोडियम यहाँ पर मेटल के फॉर्म में हमें नहीं मिलेगा क्योंकि इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे और वाटर मॉलिक्यूल्स सोडियम से पहले और जल्दी रिड्यूस हो सकते हैं एज कम्पेयर टू सोडियम. अगर आप पिछला वाला प्रोसेस देखें तो उसमें सोडियम जो है वो रिड्यूस होकर सोडियम मेटल बन गया था जो आयन था उसका. लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि वाटर ज्यादा इजीली तौर पे रिड्यूस हो सकता है एज कम्पेयर टू सोडियम. ठीक, तो फिर इसकी वजह से जो रिडक्शन हो जाएगी वाटर मॉलिक्यूल्स में वो हाइड्रोक्साइड बना देगा या और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस बना देगा. ठीक, अब यहाँ पर इन्होंने इसके रिएक्शंस आपको बताए हुए हैं. एनोड पे क्लोराइड आयन देखें कि यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन कर रहा है. इसी तरह कैथोड पे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रिड्यूस होएगा, सोडियम नहीं होगा. और ओवरऑल अगर रिएक्शन देखा जाए तो क्लोरीन एंड वाटर को जब हम रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोक्साइड आयन्स बन जाते हैं. अब ये वाला जो हाइड्रोक्साइड आयन है और जो सोडियम होगा
क्योंकि सोडियम भी तो इसके अंदर प्रेजेंट है ना, सोडियम के आयंस भी तो इसके अंदर प्रेजेंट है। ये दोनों रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और अगर इस सोल्यूशन से एवेपोरेट कर दिया जाए वाटर को तो क्या होता है, हमारे पास सॉलिड फॉर्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। अब यहाँ पर कॉपर की रिफाइनिंग का बताया हुआ है। कॉपर का जो मेटल है वो भी हमें इन द फॉर्म ऑफ ओर मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योर फॉर्म में मिलता है। अब इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं वो बता रहा है, कह रहा है कि इसके अंदर जिंक, आयरन, सिल्वर एंड गोल्ड, बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है। लाइक हमें चाहिए कॉपर, लेकिन उसके अंदर ऑलरेडी ये बहुत सारे जो मेटल्स हैं ये उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हम एनोड इस प्रोसेस में क्या यूज करते हैं, इम्प्योर कॉपर को। इम्प्योर कॉपर में वही बात यहाँ पे देखे लिखा हुआ है इन्होंने कि आयरन भी होता है, जिंक भी होता है, कॉपर भी होता है, ठीक है। और कैथोड हम यूज करते हैं प्योर कॉपर को, और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को हम यूज करते हैं एज एन इलेक्ट्रोलाइट, और इसके साथ साथ हम थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड भी इसके अंदर ऐड करते हैं। अब इसका क्या होगा, जब भी इसके साथ हमने बैटरी कनेक्ट की हुई है तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो कॉपर और सल्फेट के आयंस वो स्प्लिट हो जाएंगे और वो मूव करने लग पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू द चार्ज, कि अगर पॉजिटिव चार्ज है कॉपर आयंस पे तो वो चले जाएंगे कैथोड की तरफ, और इसी तरह जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा वो एनोड की तरफ चले जाएगा। फॉलोइंग रिएक्शन विल अकर एट एनोड, कॉपर जो है ऑक्सीडाइज होएगा और यहाँ पर कैथोड पर वो रिड्यूस हो जाएगा। यू कैन सी क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं यहाँ। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिकल प्रोसेस कह सकते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या होता है कि हम एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का कवर चढ़ाते हैं। जैसे अगर आपने आम अल्फाज में यूज किया हो कि सोने का पानी चढ़ाना, चांदी का पानी चढ़ाना, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग या इलेक्ट्रोलिटिकल प्रोसेस भी इसमें यूज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिकल प्रोसेस से गुजर कर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, इसीलिए हम उसको बोलते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, फिर से बता रही हूँ। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब ये होता है कि एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल डिपॉजिट करना, दूसरे मेटल का कवर चढ़ाना। जैसे कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं सोने का पानी चढ़ा दिया या इसके ऊपर चांदी का पानी चढ़ा दिया, ठीक। इस प्रोसेस को करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, हमें इलेक्ट्रोलिटिकल प्रोसेस की जरूरत होती है, इसीलिए इस प्रोसेस का हमने नाम रखा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मेटल को वो कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रोप्लेट कर सकते हैं बाय मेकिंग इट कैथोड इलेक्ट्रोलिटिकल टैंक। अब ये जो इन्होंने बताया है ये इलेक्ट्रोलिटिकल टैंक इन्होंने बताया हुआ है, और इसी तरह जो प्लेटिंग मेटल होता है उसको हम एनोड बना देते हैं, मतलब जिस चीज की प्लेटिंग करनी होती है उसको हम एनोड बना देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिटिकल प्रोसेस है, इलेक्ट्रिसिटी जब पास होती है इस टैंक से तो एक थिन लेयर जो होती है वो एनोड मेटल पर डिपॉजिट हो जाती है ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के सरफेस पे थिन लेयर मेटल की डिपॉजिट हो जाती है। जहां पर आप ये बता रहे हैं, ये जो डायग्राम बताई है इसमें ये जो स्पून है इसके ऊपर सिल्वर प्लेटिंग कर रहे हैं। गुड इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, अच्छे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की क्या कंडीशंस हैं या क्या जरूरियात होती है। नंबर 1 इज हाई करंट डेंसिटी, लो टेम्परेचर, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल इन इट्स इलेक्ट्रोलाइट। ये इसकी 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं टू मेक अ गुड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन स्टील, जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो स्टील से बने हुए होते हैं, आपने देखा है कि वो अक्सर या ज्यादातर क्या होता है वो क्रोसिव हो जाते हैं, मतलब उनके ऊपर जंग लग जाते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए हम स्टील के क्या करते हैं, स्टील के ऊपर जिंक की, टिन की, क्रोमियम की, इन्होंने 3 किस्म की बताई है, 3 किस्म की हम प्लेटिंग कर देते हैं ताकि उसको हम जंग लगने से बचा सकें। नंबर 1 पे इन्होंने दिया हुआ है जिंक प्लेटिंग। जिंक प्लेटिंग हम कैसे करेंगे, जिंक को हम एनोड बनाएंगे और कैथोड हम बनाएंगे इसको, जो हम ले रहे हैं स्टील को हम कैथोड बनाएंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस जो यूज हो रहा है इसमें वो हो रहा है पोटेशियम जिंक साइनाइड, ये इसका फॉर्मूला है। इसके अंदर बहुत ही थोड़ा सा सोडियम साइनाइड भी होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस जब शुरू करेंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो क्या होगा, जिंक जो होगा वो एनोड से डिपॉजिट हो जाएगा, लेयर ऑफ जिंक विल बी डिपॉजिट ऑन द कैथोड। फॉलोइंग रिएक्शन विल अकर, यहाँ पर रिएक्शन ये है कि स्प्लिटिंग ऑफ आयंस हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है, आपको पता है जब वो एक्वस सॉल्यूशन में जाता है तो वो स्प्लिट हो जाता है इनटू आयंस, और ये रिएक्शन है एनोड और कैथोड पे होगी। अब यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा इंपॉर्टेंट सी बात की है कि जो साइनाइड होता है, हमने जिंक पोटेशियम साइनाइड जो लिया है, कह रहे दिस इज वेरी मच
टॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब होता है पॉइजनस, जहरीला होता है, इसीलिए द सोल्यूशन कंटेनिंग साइनाइड आयन मस्ट नॉट बी ड्रॉप्ड इनटू रिवर एंड स्ट्रीम। इसी वजह से जो जिस भी सोल्यूशन में ये साइनाइड होता है इसको हमें नहरों में और समुद्रों में नहीं कराना चाहिए। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग फिश एंड अदर एनिमल्स, क्योंकि ये साइनाइड रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर किलिंग फिशेज एंड अदर एनिमल्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है टिन प्लेटेड स्टील इज यूज्ड टू मेक फूड कैन्स, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज use tin plating steel cans. This is because a component of food, beverages and other preservatives contain organic acids or other salts. They may form toxic substance by reacting with iron. These acids and salts are corrosive. Tin plating is non-poisonous and prevent corrosion. आपने देखा होगा कि जो टिन्स होते हैं आपके, फॉर एग्जांपल अगर आप कोक का देखें या जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स आप पीते हैं उसको देखें, उनके जो टिन होते हैं वो होता क्या है, वो होता स्टील है, ठीक, लेकिन स्टील के ऊपर उन्होंने टिन का कवर चढ़ाया होता है। टिन इज अनदर मेटल, टिन का उसके ऊपर उन्होंने कवर चढ़ाया होता है। वो क्यों चढ़ाया होता है? क्योंकि कह रहे कि जो भी खाने की चीजें होती हैं उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। अब वो एसिड्स या वो सॉल्ट्स रिएक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली आयरन के साथ, ठीक, और वो फिर पॉइजनस हार्मफुल चीजें भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस वजह से हम उन कैंस को टिन का कवर चढ़ा देते हैं। और टिन की ये खसूसियत है कि वो नॉन पॉइजनस होता है और वो क्रोजन भी नहीं, मतलब उसको जंग भी नहीं लगता। नेक्स्ट इज टिन प्लेटिंग। फूड कैंस आर जनरली टिन प्लेटेड। वही बात दोबारा से यहाँ पर कर रहे हैं, टिन को जो है हम एज एन कैथोड यूज करेंगे, टिन को हम एज एन एनोड यूज करेंगे, क्योंकि जिस भी मेटल की प्लेटिंग करनी होती है उसको एनोड यूज करते हैं और दूसरे वाले को जिस पर करनी होती है उसको हम कैथोड यूज करते हैं। इधर वो कह रहे हैं कि स्टेनलेस सल्फेट आप एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी आप डालते हैं। और यहाँ पर इन्होंने इसका रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइट जो डाला है उसका रिएक्शन बताया, स्प्लिटिंग बताई है, फिर एनोड और कैथोड का रिएक्शन यहाँ पर उन्होंने बता दिया है। नेक्स्ट है क्रोमियम प्लेटिंग। नाउ क्रोमियम इज आल्सो अ मेटल। अब वो कह रहे हैं कि जो क्रोमियम है ना वो डायरेक्टली जो आपका आयरन होता है या जो आपका स्टील होता है उसके साथ चिपकता नहीं है, एडहेयर, मतलब उसके ऊपर वो स्ट्रांगली या डायरेक्टली कवर नहीं चढ़ा सकते हम क्रोमियम का। तो किसी भी आयरन या स्टील के ऊपर जब हमने क्रोमियम चढ़ाना होता है तो पहले हम उसको या तो कॉपर चढ़ाते हैं या निकेल, उसके बाद हम उसके ऊपर क्रोमियम प्लेटिंग करते हैं। एनोड जो है हम क्या यूज करेंगे, क्रोमियम मेटल यूज करेंगे और क्रोमियम सल्फेट जो है ना एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज होगा और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी डालेंगे। यहाँ पर जो रिएक्शन इन्होंने दिया हुआ है ये इन्होंने दोबारा से आपको स्प्लिटिंग ऑफ आयंस का रिएक्शन दिया हुआ है ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड नेक्स्ट टू रिएक्शंस आर फॉर एनोड एंड कैथोड। ऑटोमोबाइल पार्ट जो बाइक्स वगैरह के पार्ट होते हैं इसके ऊपर क्रोमियम प्लेटिंग होती है, यहाँ पर इन्होंने डायग्राम में भी दिखाया है। क्रोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। अब क्रोजन क्या होता है? क्रोजन का मतलब ये होता है कि जंग लग जाना। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आप देखें तो क्रोजन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को जंग लग जाना। अब जंग क्यों लगता है? जंग तब लगता है जब आपका जो मेटल होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाए या वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाए। अब आपके मेटल के पास ऑक्सीजन या वाटर कहाँ से आती है? वो आपकी एनवायरनमेंट से आती है, वो आपकी एटमॉस्फेयर से आती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑल टाइम वाटर वेपर्स होते हैं, एटमॉस्फेयर में ऑल टाइम ऑक्सीजन होती है। तो जब आप डायरेक्टली किसी मेटल, फॉर एग्जांपल आप आयरन ले लें और उसको छत पे रखो या खुले सहन में रखो तो आप देखेंगे 5-6 दिन बाद उसको जंग लग जाएगा। वो क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली इन कांटेक्ट आ गया एयर के साथ आयरन, और उसने वाटर और जो मॉइस्चर था उसके साथ और जो ऑक्सीजन था उससे रिएक्ट करके क्या बना दिया, उसको क्रोड कर दिया या जंग उसको लग गया। ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक, ये नेचुरली होता है, लाइक वी कैन नॉट डू इट बाय आवरसेल्फ, ये होता ही होता है अगर हम इसको एक्सपोजर दे देते हैं किसी भी मेटल को। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, आप उसको खत्म करने के लिए या उसको महफूज रखने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ तरीके हैं यहाँ पर उन्होंने बताए हुए हैं, वो हम पढ़ेंगे। नंबर 1 इज रस्टिंग ऑफ आयरन। पहले बताया रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन तो सबसे ज्यादा रस्ट होता है, अभी आपको बता चुकी हूँ, स्टील एंड आयरन। सो कह रहे आयरन मेटल का वो हिस्सा जिसके अंदर लेस मॉइस्चर होता है, जो लेस वाटर के साथ रिएक्ट करता है, वो एज एन एनोड एक्ट करता है। यहाँ पर इन्होंने उसका रिएक्शन बताया हुआ है, ठीक, और वो रीजन आयरन का जिसके ऊपर ज्यादा पानी के साथ कांटेक्ट होता है जिसका,
उसको हम बोलते हैं कैथोड। और इलेक्ट्रॉन रिलीज इन दिस ऑक्सीडेशन प्रोसेस रिड्यूस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू हाइड्रोक्सिल आयन। जो इलेक्ट्रॉन इधर से रिड्यूस होते हैं वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके OH आयन से प्रोड्यूस कर देते हैं, और इसकी वजह से जो फ्लो होता है कैथोडिक रीजन का वो मॉइस्चर की तरफ हो जाता है ऑन द सरफेस। ठीक, फिर आयरन फर्दर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म रस्ट, और फिर क्या होता है आयरन दोबारा से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके रस्ट, मतलब यहाँ पर जंग को बोला जा रहा है, ऑल्सो इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, वो प्रोड्यूस कर देता है, और ये इसका उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है। नेक्स्ट है कोरोजन ऑफ एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम भी कोरोड होता है, उसको भी जंग लगता है। पहले ये कोरोजन बता रहे हैं, उसके बाद इसके प्रिवेंशन बताएंगे। अब क्या है, वो कह रहे हैं कोरोजन इज नॉट लिमिटेड टू आयरन। सिर्फ ये नहीं है कि आयरन ही कोरोड होता है, एल्यूमिनियम भी बहुत तेजी से कोरोड हो जाता है। और एल्यूमिनियम क्या, एल्यूमिनियम आपने देखा होगा जो बड़ा लाइट सा एक सिल्वर कलर का होता है एल्यूमिनियम। ज्यादातर आपके जो डोर्स होते हैं घरों में, उसके नीचे जो पट्टी लगी हुई होती है, हल्की सी उसकी वर्क सा होता है, वो एक्चुअली एल्यूमिनियम होता है। मतलब बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखें उसको कहते हैं जो कर सकते हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम आपका यूज होता है एयरक्राफ्ट, मतलब ये जो जहाज की बॉडीज होती है, आपकी कार्स की बॉडी होती है, आपके जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, आपके बर्तन वगैरह जो होते हैं कुकिंग के लिए, उसमें एल्यूमिनियम यूज होता है। ठीक, वो कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम के अंदर ज्यादा टेंडेंसी होती है, ज्यादा ताकत होती है एज कम्पेयर टू आयरन। किस चीज की ज्यादा ताकत होती है? ज्यादा ताकत होती है कि वो ऑक्सीडाइज कर जाए या अपने आप को जंग लगा दे, वो एल्यूमिनियम ज्यादा स्ट्रांग होता है इसमें। ठीक, लेकिन आपने देखा होगा कि अगर ऐसा हो तो इतने ज्यादा जो हम गाड़ियां बना रहे हैं, हम जहाज बनाते हैं, हम शिप्स बनाते हैं, ये सब चीजों को तो जंग लग जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया होता है, एक लेयर बना दी होती है इनसॉल्युबल एल्यूमिनियम ऑक्साइड की ऑन द सरफेस व्हेन मेटल इज एक्सपोज्ड टू एयर। मतलब जब ये एल्यूमिनियम का मेटल जो एक्सपोजर होता है जिसका एटमॉस्फेयर के साथ, उसके ऊपर हमने एक लेयर लगाई हुई है। वो लेयर किस चीज की है? इनसॉल्युबल एल्यूमिनियम ऑक्साइड की है। ठीक, ये जो लेयर होती है ये मेटल के साथ बड़े अच्छे तरीके से एडहेयर का मतलब होता है चिपक जाना, चिपक जाती है और उसको प्रोटेक्ट करती है। किस चीज से प्रोटेक्ट करती है? ताकि वो कोरोड ना हो सके, उसको जंग ना लगे। On the other hand, the insoluble layer of rust that forms on the surface of iron is too porous to protect the underlying metal. अब कह रहे हैं कि लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे देखें, अगर हम आयरन की बात करते हैं, तो जब आयरन के ऊपर जंग लगता है आयरन को, ये वाला जो रस्ट का फॉर्मूला है FeO3x वाटर, कह रहे हैं कि जब ये लेयर आयरन के ऊपर बन जाती है तो ये बहुत ज्यादा पोरस होती है। पोरस का मतलब है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा सुराख होते हैं। इस वजह से सारे का सारा आयरन जो है, अगर एक बार आयरन के ऊपर वाले हिस्से को जंग लग गया तो नीचे सारे का सारा आयरन जो है उसको कोरोड कर देगा, उसको रस्ट लग जाएगा। सही, क्यों? अब उसकी वजह इन्होंने ये बताई है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पोरस होती है, उसमें बहुत ज्यादा छोटे छोटे सुराख होते हैं। लेकिन अब अगर हम इसको एल्यूमिनियम के साथ, तो कह रहे हैं एल्यूमिनियम के ऊपर जो लेयर बनती है इनसॉल्युबल एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग और फर्म होती है और अच्छे से चिपक जाती है, और वो दूसरे मेटल को नीचे मतलब जाने ही नहीं देती, वाटर को। इनसॉल्युबल होती है ना, वाटर को अब्सॉर्ब ही नहीं करती है अपने अंदर, इस वजह से वो वाटर को नीचे तक नहीं जाने देती। नाउ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। प्रिवेंशन मतलब हम किस तरह बच सकते हैं इसे? सबसे कॉमन मेथड कोटिंग विद पेंट। आपने देखा होगा कि लोहे की चीजों को अक्सर पेंट किया जाता है ताकि पानी उसके ऊपर टिके ही ना और मॉइस्चर रिएक्ट ना हो। Corrosion can be prevented by painting the metal so that it does not come in contact with oxygen and moisture and other harmful agents. Paint is cheap, बहुत सस्ता होता है, easily available होता है। हम जो रोजमर्रा की हमारी चीजें होती है, हम उसको easily पेंट करके इन चीजों से बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आवर कार्स, ट्रक्स, ट्रेन्स, बाइक, ब्रिजेस एक्सेट्रा, इन चीजों को पेंट कर देते हैं और ये इजीली होता है। और विजुअल अपील मतलब दिखने में भी फिर वो चीज अच्छी लगती है। नेक्स्ट इज अलॉइंग। अब अलॉइंग क्या होती है? अलॉइंग का मतलब ये होता है कि हम किसी भी मेटल को दूसरे मेटल के साथ मिक्स करके इस्तेमाल करें। ठीक, आपने सॉल्यूशंस में भी पढ़ा होगा अलॉय, सॉलिड सॉलिड का जो सॉल्यूशन बनता है। ठीक, ये वो चीज बात करें, कह रहे कि किसी भी मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन की जो टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज की, उसको हम बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं अगर हम उसको किसी और मेटल के साथ मिक्स कर बनाएं। ठीक, स्टेनलेस स्टील जो बनता है वो अलॉय होता है किसका? आयरन और क्रोमियम एंड निकल का।
मतलब जो स्टेनलेस स्टील होता है उसको हमने कैसे बनाया होता है, उसके अंदर हमने क्रोमियम भी डाला होता है, उसके अंदर आयरन भी डाला होता है और उसके अंदर निकल भी डाला होता है। इस वजह से क्या होता है, उसको कोरोजन इतनी ज्यादा नहीं होती है एज कम्पेयर टू द जो आयरन लेते हैं। नेक्स्ट है कोटिंग विद अ थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल। नेक्स्ट प्रोसेस वो बता रहे हैं कि अगर आप किसी भी मेटल, फॉर एग्जाम्पल अगर आयरन ले रहे हो, उसके ऊपर एक हल्की सी लेयर लगा दो किसी भी और मेटल की जो कि ऑक्सीडाइज ना हो। ये दो प्रोसेस दो तरीकों से किया जाता है, टिनिंग एंड गैल्वेनाइजिंग। और तीसरा प्रोसेस भी इन्होंने बताया इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो हम पढ़ चुके हैं, जिसमें आपको बताया कि उसके ऊपर कवर कर दिया जाता है या पानी चढ़ा दिया जाता है इन नॉर्मल लैंग्वेज। नंबर 1 इज टिनिंग। इट इज अ प्रोसेस ऑफ टिन प्लेटिंग। टिनिंग में टिन प्लेटिंग का प्रोसेस है जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, सेम वैसे ही। गैल्वेनाइजिंग कहते हैं जिंक प्लेटिंग को, जो कि हमने पीछे पढ़ा, उसको बोलते हैं कोटिंग विद जिंक। The process of galvanizing consists of dipping a clean iron sheet into a hot zinc chloride bath and heating. After the sheet is rolled into a zinc bath and जिंक को हॉट बहुत ज्यादा गर्म करके वो एक टब में लेते हैं और उसके अंदर जो भी आपने मेटल को वो करना है, कवर चढ़ाना है, उसको उसके अंदर डिप करते हैं उस मेटल को और बाहर निकाल देते हैं और रोल में जाकर उसको ठंडा कर देते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हम बहुत डिटेल में पीछे पढ़ चुके हैं। एंड द नंबर 4th वन इज कैथोडिक प्रोटेक्शन। अब कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या होता है? कैथोडिक प्रोटेक्शन में हम क्या करते हैं, उस मेटल को जिसको हमने प्रोटेक्ट करना है, मतलब जिसको हमने बचाना है कि इसको कोरोजन ना हो या इसको जंग ना लगे, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कैथोड बना देते हैं। कैथोड बनाने के बाद उसको हम कनेक्ट कर देते हैं किसी भी किस्म के मेटल के साथ, जैसे कि इन्होंने डायग्राम में बताया हुआ है। ठीक, ये देखें, इन्होंने मैग्नीशियम मेटल लिया और ये आयरन का टैंक है, उसको उसके साथ कनेक्ट कर दिया किसी के साथ, किसी और मेटल के साथ, सच एज मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ये वाले जो मेटल्स होते हैं ये मोर एक्टिव होते हैं देन एज कम्पेयर टू आयरन। ये जो आयरन बना इससे ज्यादा एक्टिव होते हैं और ये एज एन एनोड एक्ट करते हैं और आयरन जो है वो एज अ कैथोड एक्ट करता है। मतलब जिसको हमने बचाना होता है उसको कैथोड एक्ट करवाते हैं और दूसरे वाले को हम एनोड एक्ट करते हैं। और हमें पता है कि जो मेटल ज्यादा एक्टिव होगा वो अपने आप को पहले ऑक्सीडाइज कर देता है और दूसरे वाले को बचाना, मतलब दूसरे वाले को मौका ही नहीं देता। इसलिए मैग्नीशियम ज्यादा एक्टिव है तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आयरन तक ये मौका जाने ही नहीं देगा, उसको प्रोटेक्ट कर देगा। ये कह रहे हैं हम यूज करते हैं स्टील स्ट्रक्चर सच एज पाइप, टैंक, ऑयल रिग्स, इन चीजों को बचाने के लिए। अंडरग्राउंड जो मैरीन जाते हैं, मैरीन वो सब अंडरग्राउंड जो जाता है उसको सब मैरीन बोलते हैं, जो समुद्र के अंदर जाते हैं, उन चीजों को प्रोटेक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, कैथोडिक प्रोटेक्शन। इस बॉक्स में ये आपको बता रहे हैं कि जो सिल्वर होता है या जो गोल्ड होता है ये बहुत सॉफ्ट मेटल होता है, वो अकेला यूज नहीं हो सकता विद किसी भी चीज को बनाने के लिए। मतलब अगर हम ज्वेलरीज वगैरह बनाते हैं तो हम अकेले सिल्वर को नहीं कर सकते, सिल्वर के साथ हम कोई ना कोई और मेटल को मिक्स करते हैं। इसी तरह हम गोल्ड के साथ किसी न किसी और मेटल को मिक्स करते हैं। ठीक, और कह रहे हैं कि आपने चांदी को देखा होगा, सिल्वर को अगर आपने देखा, जो प्योर सिल्वर होता है वो बहुत जल्दी अपने आप को ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब उसके ऊपर वो क्या है, उसका कलर ब्लैक सा हो जाता है। तो वो क्या है कि जो भी हम चीजें सिल्वर की बनाते हैं वो अपना कलर फेड करके मतलब ग्रेइश ब्लैकिश सा बन जाता है। तो इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए भी क्या करते हैं कि सिल्वर को प्लेट कर देते हैं विद टिन या किसी और मेटल के साथ। इसीलिए फिर उसके बाद उसके लिए डेकोरेटिव मेटल या ज्वेलरीज वगैरह बनाते हैं। सिल्वर प्लेटिंग की एक्चुअली यहाँ पर कि सिल्वर को, चांदी को कैसे बचाया जाता है कि वो काला ना हो, वो बहुत सॉफ्ट होता है, वो ब्रेक ना हो, उसको कोरोजन ना जल्दी हो जाए, उस चीजों का इन्होंने यहाँ पर इस बॉक्स में तरीका बताया हुआ। जस्ट यहाँ आपका चैप्टर खत्म हो गया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। जितने भी सेल्फ असेसमेंट्स हैं, जब तक आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके कोई भी डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। आपको ऑक्सीडेशन का पता होना चाहिए, रिडक्शन का पता होना चाहिए, कैसे ऑक्सीडाइज होता है और कैसे रिड्यूस होता है ये पता होना चाहिए, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डिफरेंस पता होना चाहिए। मोर ओवर यू शुड नो अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग और प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, कोरोजन क्या होती है, ये सब चीजें जो हमने पढ़ी। इसके एमसीक्यूज आप खुद रीड करके उसको सॉल्व करेंगे क्योंकि आपको सारा चैप्टर समझा चुके हैं। नोट्स आप अपने स्कूल से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।